हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, उसकी विशेषता, उसकी आलोचनाएं जो हैं पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर या प्ले स्टोर में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, उसकी क्षेत्र और उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो जैसे कि मैं पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है जी, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे जब हम देश की राष्ट्रीय आय के बारे में अध्ययन करते हैं, जब देश की कुल राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन करते हैं, जब देश की कुल विनियोग का अध्ययन करते हैं, या जब देश की कुल रोजगार, कुल उपभोग का अध्ययन करते हैं, अर्थात बड़े योगों और औसतों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं जी, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थात जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है जी, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। अब देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन से क्षेत्र होता है। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय के बारे में अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होगा, उसकी अवधारणाएं क्या होती है, राष्ट्रीय आय किस तरह से हम मापन करते हैं, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां क्या होती है, राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन जो है किस प्रकार से किया जाता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो है हम किसके अंदर करते हैं जी, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। फिर देख लो राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय अर्थात एक देश की संपूर्ण आय का जो है अध्ययन किस तरह से किया जाता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसे हम किस तरह से मापते हैं, उनकी विधियां क्या होती हैं, सामाजिक लेखांकन किस तरह से किया जाता है, इन सारी चीज़ों का जो है अध्ययन किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा इसका क्षेत्र होता है रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रोजगार तथा बेरोजगार की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के बारे में भी हम क्या करते हैं जी, अध्ययन करते हैं। अर्थात देश में रोजगार की क्या स्थिति है, लोग बेरोजगार क्यों हो रहे हैं, है ना, देश में मांग जो है किस तरह से हो रही है, देश की कुल पूर्ति कितनी है, देश में कुल कितना जो है वस्तुओं का उपभोग किया जाता है, देश में जो है कुल निवेश कितनी किया जाता है, लोग कितने क्या करते हैं जी, बचत करते हैं। इन सारे चीज़ों का अध्ययन जो है किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थात रोजगार के सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है हमारा मुद्रा का सिद्धांत। अर्थात राष्ट्रीय समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुद्रा अर्थात मुद्रा का अर्थ, मुद्रा की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसके कार्य, इसके साथ साथ मुद्रा के जो बहुत सारे सिद्धांत हैं उनका जो है क्या क्या आता है जी, अध्ययन किया जाता है। उसी के साथ साथ मुद्रा के सिद्धांत के अंतर्गत बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं, जैसे आपका सेंट्रल बैंक है ना, व्यापारिक बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो अन्य वित्तीय संस्थाएं जैसे कि आप विश्व बैंक है ना, या आपका बोल सकते हो विश्व बैंक हो गया है ना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, ठीक, एशियाई बैंक हो गया। इन सारी चीज़ों का अध्ययन भी जो हम किसके अंतर्गत, मुद्रा का सिद्धांत के तहत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अगला है हमारा सामान्य कीमत सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र का जो अन्य नाम होता है वो होता है सामान्य कीमत सिद्धांत। अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्य कीमत सिद्धांत का जो है अध्ययन किया जाता है। अब सामान्य कीमत सिद्धांत मतलब क्या होता है जी, अर्थात एक वर्ष में औसतन वस्तु का मूल्य क्या होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य कीमत सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो सामान्य कीमत सिद्धांत का अध्ययन भी जो है हम किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अर्थात कीमतों में होने वाले वृद्धि और कीमतों में होने वाले कमी का जो है, जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उन समस्याओं का अध्ययन भी जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। लास्ट है आर्थिक विकास का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास में होने वाले वृद्धि संबंधित समस्याओं को भी क्या किया जाता है जी, अध्ययन किया जाता है। मतलब एक देश में आर्थिक विकास कैसे किया जा सकता है और आर्थिक विकास में आने वाली जो समस्याएं होती हैं
उन समस्याओं का भी जो है क्या कहता है जी, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उसके तहत राष्ट्रीय आय का सिद्धांत अर्थात राष्ट्रीय आय की अर्थ, उसकी अवधारणा, उसकी माप, उसकी विधियाँ आदि का अध्ययन किया जाता है। रोजगार का सिद्धांत अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रोजगार और बेरोजगार को जो है क्या कहता है जी, अध्ययन किया जाता है। मुद्रा का सिद्धांत, मुद्रा का अर्थ, मुद्रा का परिभाषा, उसकी मान्यताएं, उसके प्रकार, देश में कितने बैंक हैं, व्यापारिक बैंक, आरबीआई, जो वित्तीय संस्थाएं आपका नाबार्ड हुआ है ना, आपका जो है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ, आईएमएफ हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन, इन सारी चीज़ों का जो है क्या कहता है जी, अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ सामान्य कीमत सिद्धांत अर्थात एक वर्ष में औसतन वस्तु का मूल्य कितना होता है, उसका भी अध्ययन जो है किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। लास्ट में आर्थिक विकास का सिद्धांत अर्थात देश किस तरह से आगे बढ़ सकता है और उस आगे बढ़ने में क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो है किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों अगला है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। तो सबसे पहला है विस्तृत दृष्टिकोण। ठीक है, जैसे कि हम लोग इसके पहले भी पढ़े थे, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, समग्र अर्थात व्यापक। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम विस्तृत दृष्टिकोण अर्थात छोटी छोटी इकाइयों का जो है अध्ययन नहीं करते, छोटी चीज़ों का जो है हम महत्व नहीं देते हैं, बल्कि इन छोटी छोटी इकाइयों की सहायता से बड़ी चीज़ों के क्या कहता है जी, अध्ययन किया जाता है। अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विस्तृत दृष्टिकोण अपनाया जाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का जो है हल किया जाता है, समाधान निकाला जाता है। दूसरा है विस्तृत विश्लेषण, है ना। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विस्तृत दृष्टिकोण तो होता ही होता है, साथ ही साथ उसका विश्लेषण भी जो क्या होता है जी, वो भी क्या होता है, व्यापक होता है। इसके अंतर्गत हम सरकार की राजस्व और मौद्रिक नीतियों के सामान्य प्रभाव का जो है क्या करते हैं जी, अध्ययन करते हैं। अगला है परस्पर निर्भरता। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, मात्राएं इतनी अधिक होती हैं तथा एक दूसरे से परस्पर इतने संबंधित होते हैं कि एक में परिवर्तन करने पर अन्य मात्राओं के संतुलन स्तर में भी क्या होता है जी, परिवर्तन होता है। अर्थात देखो, जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि किसी एक चीज़ में परिवर्तन होने से उसका संपूर्ण क्षेत्र में क्या होता है जी, परिवर्तन होता है। जैसे वर्तमान समय ले लो, है ना। अब टमाटर का मूल्य क्या हो गया है जी, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। टमाटर का मूल्य कितना हो गया है, अभी 140 के आसपास या 160 के आसपास चल रहा है। उसी प्रकार पेट्रोल का मूल्य देख लो कितना है, 130 के आसपास हो गया है। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, है ना, उसका मूल्य भी क्या हो गया है जी, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यदि हम क्या करेंगे कि देश में मूल्य का स्तर ज्ञात करेंगे, सामान्य मूल्य स्तर ज्ञात करेंगे, तो 1-2 के मूल्य स्तर में वृद्धि होने पर, है ना, उसका सामान्य कीमत स्तर पे क्या हो जाएगा जी, और सामान्य कीमत स्तर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि चूंकि समष्टि अर्थशास्त्र की मात्राएं इतनी अधिक और इतने परस्पर रहते हैं कि एक में परिवर्तन होने पर, एक की मात्रा में परिवर्तन होने पर संतुलन स्तर में भी क्या होता है जी, परिवर्तन हो जाता है। अगला है सामूहिक हितों पर जोर। समष्टि अर्थशास्त्र सामूहिक अर्थात समूह पर जोर देती है, व्यक्तिगत इकाइयों पर जोर नहीं देती है। जैसे हम लोग पढ़े थे, है ना, इसके क्या पढ़े थे, व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़े थे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है व्यक्तिगत इकाइयों पर जोर दिया जाता है ना, एक एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समूह का जो है अध्ययन किया जाता है, पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा किया जाता है, उनकी हितों के बारे में सोचा जाता है। लास्ट है हमारा आय एवं रोजगार का सिद्धांत। तो समष्टि अर्थशास्त्र को राष्ट्रीय आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य केंद्र बिंदु अध्ययन का जो है राष्ट्रीय आय और रोजगार ही होता है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न 2-3 चीज़ें पूछता है, 1 नंबर के लिए 2-3 चीज़ें पूछता है। तो सबसे पहले क्या पूछता है कि आय एवं रोजगार का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो आय एवं रोजगार का सिद्धांत जो है समष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न पूछता है सामान्य मूल्य स्तर किस अर्थशास्त्र की किस शाखा को कहते हैं, तो सामान्य मूल्य स्तर समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा को कहा जाता है। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी जो है
बोर्ड जो है पूछा करता है। अगला है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। तो जैसे कि हम लोग इसके पहले ही पढ़े हैं, है ना, हर चीज़ के गुण तो होती ही होती है, और हर चीज़ के गुण होने के साथ साथ जो है उसमें कुछ अवगुण अर्थात दोष भी जो है पाया जाता है। तो उसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र की भी क्या है जी, कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहला सीमा, समूह की संरचना को क्या करना, महत्व नहीं देना। ठीक है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम संपूर्ण क्षेत्र का ही अध्ययन करते हैं, लेकिन उसकी बनावट, उसकी संरचना को हम क्या नहीं करते, महत्व नहीं देते हैं। जैसे दिया देखो, सामान्यतः समष्टि अर्थशास्त्र निर्गत समूह के आकार प्रकार का ही अध्ययन करती है, ना कि समूह की संरचना पर। समूह की संरचना के लिए समूह की बनावट और उसके समस्त अंगों की संपूर्ण जानकारी आवश्यक है, अन्यथा इसके अभाव में इस संबंध में की जाने वाली भविष्यवाणी क्या हो सकती है जी, गलत हो सकती है। देखो इसका और क्या हो गया कि जैसे हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि भारत में जो है इंडस्ट्री, है ना, उद्योग जो है क्या है, फल फूल रहा है। ठीक, भारत में इंडस्ट्री जो है बहुत आगे बढ़ रही है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने एक आंकड़ा लिया और उस आंकड़े में देखा कि देश में 100 इंडस्ट्री हैं और उस 100 इंडस्ट्री में जो है 80 इंडस्ट्री क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन 20 इंडस्ट्री क्या है जी, वे पीछे जा रहे हैं। तो यही कहना है कि 100 के 100 इंडस्ट्री के बारे में हमें क्या करना चाहिए, जानकारी प्रदान करना चाहिए, क्योंकि 100 इंडस्ट्री मिलकर, 100 फर्म मिलकर ही क्या बनते हैं जी, उद्योग का निर्माण करते हैं। तो इसी को कहा गया है कि समूह की संरचना को महत्व न देकर, उसकी केवल आकार प्रकार, उसकी केवल बनावट को जो है ध्यान न देकर, केवल उसकी स्वरूप को जो है ध्यान दिया जाता है। अगला है व्यक्तिगत इकाई महत्वहीन। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों की तुलना में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को क्या किया जाता है जी, अध्ययन किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि महल बहुत ज़्यादा सुंदर है ना, हम क्या कहते हैं, महल जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हमने क्या किया, केवल महल को ही महत्व दिया, लेकिन उस महल को बनाने में जो साधन लगे हैं, जो मेहनत लगी है, उस मेहनत को हम क्या करते हैं जी, इग्नोर कर देते हैं। जैसे छोटी छोटी इकाइयों से क्या बनती है, महल बनती है। हमने ईंट को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। हमने मिस्त्री को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। हमने जो है ना मजदूर थे जिनकी मेहनत लगा है वहाँ पर, उनको हमने क्या कर दिया, नकार दिया। हमने ये कहा कि महल जो है क्या है जी, बहुत अच्छा बना है। तो इसी को कहते हैं कि छोटी छोटी इकाइयों के योग से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दीवार खड़ी की गई है। उनके महत्व और उनके अस्तित्व की हम क्या कर देते हैं जी, उपेक्षा कर देते हैं, नकार देते हैं, जो सही नहीं है। तो इस तरह से समष्टि अर्थशास्त्र की दूसरी जो समस्या है वो है व्यक्तिगत इकाइयाँ महत्वहीन होती है। तीसरा है निष्कर्षों का व्यवहारिक न होना। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण मात्राओं का अध्ययन किया जाता है, किंतु समूह के आर्थिक विश्लेषण के आधार पर निर्मित नीतियाँ कभी कभी क्या होती है जी, गलत परिणाम देती है। जैसे हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़े थे ना, वहाँ भी यही प्रश्न था कि व्यक्तिगत इकाइयों के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को समूह पर लागू किया नहीं जा सकता। उसी प्रकार समूह के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को हम प्रत्येक व्यक्ति पर क्या नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक कक्षा में 4 व्यक्ति हैं, समझिए 4 या 5 व्यक्ति हैं, समझिए, है ना। किसी कक्षा में 5 छात्र पढ़ रहे हैं और अर्थशास्त्र का क्या होता है जी, मंथली टेस्ट होता है। उस अर्थशास्त्र में 10 नंबर का मंथली टेस्ट होता है, जिसमें कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने 9 नंबर लाया, एक ने जो है फिर 9 लाया, है ना, ए ने 9 लाया, बी भी 9 नंबर लाता है, सी जो है 1 नंबर लाता है, डी जो है ना, सी 1 नंबर लाता है, डी 8 नंबर लाता है, और ई जो लाता है कितना, 7 नंबर लाता है। अब हम इसका योग कर लें और योग करने के बाद क्या करें, इसका रिजल्ट लाएं, तो वो बहुत बेहतर लगेगा देखना। ठीक है, जैसे 9 9 18, 18 और 8 कितना हो गया, 8 8 16, 26, 26 और 7, 7 6 13 33, 1 34, है ना। 9 9 18, 1 19, 19 और 27, 27 और 7 34 आया। ठीक है, अब हम 34 को जो है क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं इस 5 से। तो जब 5 से भाग दे देंगे, अब हम क्या करते हैं कि इस 34 को 5 से भाग करके देखते हैं तो कितना आएगा, 5 छिक्का 30, है ना। फिर 10 लगाया, 8 5 40। तो हमें ये लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है लगभग 7 नंबर मिले हैं, लेकिन देखा जाए तो उसमें से एक व्यक्ति को कितना मिला है जी, 1 नंबर मिला है, और वो क्या है, फेल है। तो इसी को कहते हैं
कि समूह के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को जो है हम प्रत्येक व्यक्ति पर लागू नहीं कर सकते। ठीक है, उसी को यहाँ भी दिया है, देखो, समूह की इकाइयाँ व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व तो नहीं करती है। ये दोनों लोग लगभग क्या हैं जी, सेम हैं। तो यहाँ से भी आपको क्या करना है, याद करना है। देखो दोस्तों, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्री हमेशा प्रश्न क्या होता है कि 2 या 3 नंबर का ही पूछा है। आज तक जितनी बार प्रश्न पूछा है, या तो समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए, या व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ दीजिए, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएँ, व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएँ, समष्टि की विशेषताएं या व्यष्टि की विशेषताएं, ऐसा ही प्रश्न पूछा है। तो आप जो है यहाँ से कम 3 प्रश्न जो है क्या करना है, हमेशा याद रख के रखना है, क्योंकि समष्टि का अर्थ, उसकी विशेषता, उसकी आलोचना या सीमाएं, व्यष्टि का अर्थ, उसकी विशेषता और उसकी सीमाएं हमेशा जो है हर बार पेपर में पूछा ही गया है। तो आपको हमेशा जो है यहाँ से क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा क्यों लेती है और समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के सहारा क्यों लेती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग का एक लाइक और एक कमेंट जो है ना, मुझे मोटिवेटेड करता है कि मैं एक और वीडियो बना सकूँ। इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना भी नहीं भूलना है ना, और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है। थैंक यू।